ऋग्वैदिक समाज और राजनीति की समग्र समझ तभी पूर्ण होती है जब हम चारों वेदों के अतिरिक्त उस साहित्य पर भी दृष्टि डालें जिसने वैदिक ज्ञान की व्याख्या, विस्तार और गहनता प्रदान की। इस संदर्भ में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये तीनों ही न केवल वैदिक जीवन के धार्मिक और आध्यात्मिक पक्ष का विस्तार करते हैं, बल्कि समाज की राजनीति, दर्शन, शिक्षा और संस्कृति की गहराई भी खोलते हैं। साथ ही वैदिक समाज में कला, शिल्प और गुफा चित्र भी समानांतर रूप से विकसित हो रहे थे, जिनसे उस युग की जीवन शैली और चिंतन की झलक स्पष्ट होती है। ब्राह्मण ग्रंथों को वेदांग के रूप में देखा जा सकता है। ये मुख्यतः यज्ञों और अनुष्ठानों की विधिवत व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। ऋग्वेद के साथ ऐत्रेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण, सामवेद के साथ तांड्य और जैमिनीय ब्राह्मण, यजुर्वेद के साथ तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण तथा अथर्ववेद के साथ गोपथ ब्राह्मण जुड़े हुए हैं। इन ग्रंथों में ये स्पष्ट है कि यज्ञ केवल देवताओं को प्रसन्न करने का माध्यम नहीं था, बल्कि राजनीतिक शक्ति और सामाजिक संगठन का भी साधन था। राजा के अश्वमेध और राजसूय यज्ञ न केवल धार्मिक अनुष्ठान थे, बल्कि राज्य की शक्ति और प्रभुत्व का उद्घोष भी करते थे। आरण्यक ग्रंथ, जो वनों में निवास करने वाले ऋषियों और मुनियों द्वारा रचित माने जाते हैं, वैदिक जीवन की गहनता को एक नया आयाम प्रदान करते हैं। यहाँ यज्ञ की बाह्य क्रियाओं के स्थान पर ध्यान, तप और अंतर्मुखी साधना को प्रमुखता दी गई। ये दर्शाता है कि वैदिक समाज में राजनीति और धर्म केवल बाहरी शक्ति या प्रदर्शन का साधन नहीं थे, बल्कि धीरे धीरे आंतरिक आत्मिक अनुशासन और साधना की ओर भी अग्रसर हो रहे थे। आरण्यक ग्रंथों ने समाज में संयम, त्याग और आत्मज्ञान की महत्ता को स्थापित किया, जो राजनीति में भी नैतिकता और मर्यादा के रूप में प्रतिबिंबित हुआ। यदि आपने यहाँ तक हमारा वीडियो सुना है तो इससे पता चलता है कि आप भी किसी ना किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। हमारी कामना है कि आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल हो। आपसे हमारा विशेष निवेदन है कि हमारे इस प्यारे चैनल सच्ची कहानियां को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ताकि उस जरूरतमंद की मदद हो सके जो किसी अभाव की वजह से महंगी कोचिंग नहीं कर सकता हो। आपके लक्ष्य की कामयाबी के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। उपनिषद वैदिक साहित्य की आत्मा माने जाते हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि ये वेदों के अंतिम और दार्शनिक भाग हैं। उपनिषदों ने समाज और राजनीति को केवल यज्ञ और कर्मकांड की सीमाओं में नहीं बांधा, बल्कि मानव जीवन के परम लक्ष्य की खोज को सामने रखा। आत्मा और ब्रह्म की एकता, कर्म और ज्ञान का संतुलन तथा धर्म और सत्य की प्रतिष्ठा ने समाज की दिशा ही बदल दी। उपनिषदों ने ये स्पष्ट किया कि शासन व्यवस्था केवल बाह्य बल पर आधारित न होकर आंतरिक नैतिकता और धर्मसम्मत व्यवहार पर आधारित होनी चाहिए। यही कारण है कि भारतीय राजनीति में धर्मराज्य और नैतिक आदर्शों की परंपरा प्राचीन काल से ही विद्यमान रही। जब हम कला और शिल्प की ओर दृष्टि डालते हैं तो हमें वैदिक समाज की रचनात्मकता का परिचय मिलता है। यज्ञ मंडप, वेदी, अग्निकुंड आदि धार्मिक संरचनाएं ही नहीं, बल्कि दैनिक जीवन में उपयोगी औजार, मिट्टी और धातु के बर्तन, शस्त्र और आभूषण भी शिल्पकला के उदाहरण हैं। धातुकर्म में सबसे पहले तांबे और कांसे का प्रयोग हुआ। बाद में लौह युग के आगमन ने समाज की आर्थिक और राजनीतिक संरचना को बदल दिया। गुफा चित्र और शैलकला वैदिक युग की सामाजिक और सांस्कृतिक झलकियों को भी प्रस्तुत करते हैं। भीमबेटका की गुफाओं में प्राप्त चित्रों में शिकार के दृश्य, पशुओं की आकृतियां, नृत्य और सामूहिक जीवन की झलक दिखाई देती है। ये चित्र बताते हैं कि वैदिक समाज केवल मंत्रों और यज्ञों में ही लीन नहीं था, बल्कि उसकी कला दृष्टि प्रकृति और जीवन के सरल अनुभवों से भी जुड़ी हुई थी। गुफा चित्र उस समय के सामूहिक उत्सवों और धार्मिक आस्थाओं के प्रतीक भी माने जा सकते हैं। चित्रकला और शिल्पकला के साथ साथ साहित्यिक परंपरा में भी विस्तार हुआ। उपनिषदों के अतिरिक्त ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथों ने दार्शनिक साहित्य की नींव रखी, जो आगे चलकर महाकाव्यों, पुराणों और दर्शन शास्त्र में विकसित हुई। इस प्रकार वैदिक युग की कला और साहित्य केवल तत्कालीन जीवन की अभिव्यक्ति नहीं थे, बल्कि उन्होंने भारतीय संस्कृति की नींव को स्थिर और गहन बनाया। इस पूरे परिप्रेक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि ऋग्वैदिक समाज और राजनीति केवल मंत्रोच्चार और यज्ञों तक सीमित नहीं थे। वे गहन दार्शनिक चिंतन, नैतिक आदर्श, कलात्मक अभिव्यक्ति और सामाजिक संगठन की विविधताओं से संपन्न थे। यही कारण है कि वैदिक साहित्य को सनातन संस्कृति की जड़ कहा जाता है।
ऋग्वैदिक समाज और राजनीति की यात्रा में जब हम सामाजिक संस्थाओं की पड़ताल करते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि उस समय का जीवन केवल धार्मिक और राजनीतिक संरचनाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि उसका सबसे गहरा आधार पारिवारिक जीवन, सामाजिक बंधन, शिक्षा और स्त्रियों की स्थिति में निहित था। वैदिक युग का समाज अपने आप में जीवंत, संगठित और नैतिक आदर्शों से संपन्न था। इसी क्रम में परिवार, गोत्र, वर्ण व्यवस्था, स्त्री की स्थिति और शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण हमें इस सभ्यता की संपूर्णता से परिचित कराता है। वैदिक समाज की सबसे पहली और मूलभूत इकाई परिवार थी, जिसे कुल कहा गया। परिवार केवल माता पिता और संतान तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें संयुक्त परिवार का स्वरूप दिखाई देता है, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची और अन्य सदस्य भी सम्मिलित रहते थे। परिवार का मुखिया कुलपति कहलाता था, जो न केवल आर्थिक और सामाजिक निर्णयों का नेतृत्व करता था, बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों और देव पूजा में भी अग्रणी भूमिका निभाता था। परिवार में सभी का स्थान निश्चित था और सहयोग व सामूहिकता का भाव प्रबल था। गोत्र व्यवस्था वैदिक समाज का दूसरा महत्वपूर्ण अंग थी। प्रत्येक व्यक्ति का संबंध किसी न किसी ऋषि या पूर्वज से जोड़ा जाता था, जिसे गोत्र कहा गया। ये गोत्र न केवल वंश परंपरा की पहचान थी, बल्कि विवाह संबंधों में भी इसका विशेष महत्व था। समान गोत्र में विवाह वर्जित था, जिससे रक्त संबंधों की शुद्धता और समाज में अनुशासन बना रहे। गोत्रों के आधार पर समाज में एकता और संगठन की भावना भी जागृत होती थी, क्योंकि यह व्यक्ति को उसके पूर्वजों और परंपराओं से जोड़ता था। वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ ऋग्वैदिक काल में बहुत सरल और लचीले रूप में दिखाई देता है। उस समय समाज का वर्गीकरण मुख्यतः व्यवसाय और गुणों के आधार पर था। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख मिलता है, किंतु यह व्यवस्था कठोर या जन्माधारित नहीं थी। ब्राह्मण वह कहलाता था जो ज्ञान और वेद अध्ययन में निपुण हो, क्षत्रिय वह जो युद्ध और शासन में प्रवीण हो, वैश्य कृषि, पशुपालन और व्यापार में लगा हो और शूद्र सेवा तथा श्रम में संलग्न हो। ये व्यवस्था प्रारंभ में लचीलापन लिए हुए थी और कोई भी व्यक्ति अपने कर्म और गुणों के आधार पर वर्ण परिवर्तन कर सकता था। परंतु उत्तरवैदिक काल में ये जन्माधारित और कठोर हो गई। स्त्रियों की स्थिति ऋग्वैदिक समाज में सम्मानजनक और गौरवशाली थी। स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था और वे वैदिक मंत्रों का पाठ भी करती थीं। गागी, मैत्रेयी जैसी विदुषी स्त्रियां समाज में दार्शनिक और धार्मिक वाद विवाद में भाग लेती थीं। विवाह प्रथा अपेक्षाकृत सरल थी और स्त्रियों को पति चुनने की स्वतंत्रता भी कुछ हद तक प्राप्त थी। गृहस्थ जीवन में स्त्री पति की सहधर्मिणी मानी जाती थी और धार्मिक अनुष्ठानों में उसकी भागीदारी अनिवार्य थी। यद्यपि उत्तरवैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति धीरे धीरे सीमित होने लगी, परंतु ऋग्वैदिक काल में उनका स्थान अत्यंत आदरणीय था। शिक्षा प्रणाली भी वैदिक समाज की एक विशिष्ट पहचान थी। शिक्षा का प्रमुख केंद्र परिवार और आश्रम होते थे। गुरुकुल परंपरा में शिष्य अपने गुरु के आश्रम में रहकर वेदों, आरण्यकों और उपनिषदों का अध्ययन करते थे। शिक्षा का उद्देश्य केवल विद्या प्राप्त करना नहीं था, बल्कि नैतिकता, आत्मसंयम, अनुशासन और धर्मपालन की शिक्षा देना भी था। ब्रह्मचर्य आश्रम में शिष्य अपने जीवन को पुनर्तः विद्या और साधना के लिए समर्पित करता था। शिक्षा में ज्योतिष, गणित, व्याकरण, संगीत और युद्धकला का भी समावेश था। इस प्रकार ऋग्वैदिक समाज की सामाजिक संस्थाएं अत्यंत सुदृढ़ और संगठित थीं। परिवार ने सामाजिक स्थिरता प्रदान की, गोत्र ने परंपरा और अनुशासन की रक्षा की, वर्ण व्यवस्था ने कार्य विभाजन और सामाजिक समन्वय स्थापित किया, स्त्रियों ने जीवन को सहधर्मिणी और विदुषी के रूप में समृद्ध किया और शिक्षा प्रणाली ने समाज को ज्ञान और नैतिकता का मार्ग दिखाया। यही कारण है कि वैदिक समाज केवल धार्मिक जीवन तक सीमित न रहकर एक सशक्त सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का भी केंद्र बना। ऋग्वैदिक समाज और राजनीति के क्रमिक विकास को समझने के लिए जब हम राजनीतिक संस्थाओं का अवलोकन करते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक राजनीति केवल राजा और राजसत्ता पर आधारित नहीं थी, बल्कि यह सामूहिक संस्थाओं, जन, ग्राम, सभा और समिति के सशक्त ढांचे पर टिकी हुई थी। इन संस्थाओं ने न केवल शासन को आकार दिया, बल्कि समाज में समानता, संवाद और परामर्श की परंपरा को भी जीवित रखा। ऋग्वैदिक युग में समाज की सबसे बड़ी इकाई जन थी। जन का अर्थ केवल एक समूह या भीड़ नहीं था, बल्कि यह एक संगठित सामाजिक और राजनीतिक इकाई थी,
जो रक्त संबंध, भाषा और सांस्कृतिक एकता के आधार पर निर्मित होती थी। प्रत्येक जन का नेतृत्व एक प्रमुख या राजा करता था, किंतु उसकी शक्ति पूर्णतः निरंकुश नहीं थी। जनसभा और समिति जैसे निकाय उसकी नीतियों और निर्णयों को दिशा देते थे। जन में एकता और अनुशासन बनाए रखने के लिए धर्म और यज्ञ की महत्ता अत्यधिक थी। जन के बाद राजनीतिक संगठन की अगली इकाई ग्राम थी। ग्राम केवल निवास की जगह नहीं था, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी था। ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। उसका कार्य न केवल ग्रामवासियों के विवादों का निपटारा करना था, बल्कि समाज की रक्षा और आर्थिक गतिविधियों को भी व्यवस्थित करना था। ग्रामणी राजा और ग्राम के बीच सेतु के रूप में कार्य करता था। इस प्रकार ग्राम स्तरीय संगठन ने राजनीतिक जीवन की जड़ों को मजबूत किया। यदि आपने यहाँ तक हमारा वीडियो सुना है तो इससे पता चलता है कि आप भी किसी न किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। हमारी कामना है कि आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल हो। आपसे हमारा विशेष निवेदन है कि हमारे इस प्यारे चैनल सच्ची कहानियां को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ताकि उस जरूरतमंद की मदद हो सके जो किसी अभाव की वजह से महंगी कोचिंग नहीं कर सकता हो। आपके लक्ष्य की कामयाबी के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। सभा और समिति ऋग्वैदिक राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं थीं। सभा एक प्रकार की विशिष्ट परिषद थी जिसमें समाज के बुद्धिजीवी, बुजुर्ग और विशेष योग्यता वाले व्यक्ति शामिल होते थे। यहाँ धार्मिक और सामाजिक विषयों पर विचार विमर्श होता था। सभा को मर्यादा, नैतिकता और परंपरा का संरक्षक माना गया। दूसरी ओर समिति एक व्यापक निकाय था जिसमें आम जनता की भागीदारी होती थी। समिति का कार्य राजा का चयन करना, युद्ध और शांति पर निर्णय लेना तथा समाज की सामूहिक समस्याओं का समाधान करना था। इन दोनों संस्थाओं से यह स्पष्ट होता है कि ऋग्वैदिक राजनीति में परामर्श और सहभागिता की परंपरा कितनी गहरी थी। राजा का स्थान ऋग्वैदिक राजनीति में विशेष किंतु सीमित था। उसे जनपति या गोपति कहा जाता था। राजा का कार्य समाज की रक्षा करना, शत्रुओं से युद्ध करना, न्याय करना और यज्ञों का संचालन करना था। किंतु वह निरंकुश शासक नहीं था। उसकी शक्ति सभा, समिति और पुरोहितों के सहयोग और अनुमोदन पर निर्भर थी। राजा का आदर्श धर्मराज था जो केवल बल या अधिकार से नहीं, बल्कि धर्म और न्याय से शासन करता था। कर प्रथा भी ऋग्वैदिक राजनीति का अंग थी। यद्यपि उस समय कर व्यवस्था सरल थी, परंतु प्रजा को राजा और यज्ञों के लिए अंशदान करना पड़ता था। इसे बलि कहा जाता था। ये कर वस्त्र, अन्न, पशु या धातु के रूप में लिया जाता था। कर का उपयोग समाज की रक्षा, यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन तथा प्रशासनिक कार्यों में होता था। ऋग्वैदिक राजनीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू था युद्ध प्रणाली। समाज में गोधन, भूमि और जल स्रोतों पर अधिकार के लिए युद्ध होते थे। इन युद्धों को गविष्ठी कहा जाता था। राजा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने जन और ग्राम की रक्षा करना थी। युद्ध में रथ, घोड़े, धनुष, बाण और भाले का प्रयोग होता था। युद्ध केवल शक्ति प्रदर्शन का साधन नहीं था, बल्कि यह राजा की वीरता और जन की एकता का भी प्रतीक था। ऋग्वैदिक राजनीति में धर्म और राजनीति का घनिष्ठ संबंध था। राजा को यज्ञों का संरक्षक माना जाता था। पुरोहित उसकी सत्ता को दैवीय मान्यता प्रदान करते थे। राजा का राज्य केवल भौतिक शक्ति पर आधारित नहीं था, बल्कि वह धर्म, न्याय और प्रजा की आस्था से भी जुड़ा हुआ था। यही कारण है कि ऋग्वैदिक समाज में राजनीति केवल शासन का साधन न होकर सामाजिक एकता और धार्मिक आस्था की अभिव्यक्ति भी थी। इस प्रकार ऋग्वैदिक राजनीति सामूहिकता, परामर्श और धर्म पर आधारित थी। जन, ग्राम, सभा और समिति ने समाज को संगठित किया, राजा ने रक्षा और न्याय का कार्य किया, कर प्रथा ने आर्थिक स्थिरता दी और युद्ध प्रणाली ने शक्ति और एकता को बनाए रखा। यही राजनीति आगे चलकर महाकाव्यों और ऐतिहासिक राजसत्ताओं के लिए आधार बनी। ऋग्वैदिक समाज और राजनीति की गहराई को समझने के लिए उसकी आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन करना अनिवार्य है, क्योंकि किसी भी सभ्यता की शक्ति और स्थायित्व उसकी अर्थव्यवस्था पर ही आधारित होता है। ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का आधार मुख्यतः कृषि, पशुपालन, व्यापार, धातुकर्म, मुद्रा और प्रमुख स्थलों की समृद्धि पर टिका हुआ था। ये व्यवस्था न केवल जीवन निर्वाह का साधन थी, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों की आधारशिला भी थी।
सबसे पहले यदि हम कृषि की ओर देखें तो ये स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में कृषि जीवन का मूल आधार थी। ऋग्वेद में अन्न को अन्न ब्रह्म कहा गया है, जो इसकी सर्वोच्च महत्ता को दर्शाता है। कृषि केवल भोजन उत्पादन का साधन नहीं थी, बल्कि इसे धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी पवित्र माना जाता था। उस समय बैल और हल का उपयोग खेत जोतने में होता था। ऋग्वेद में हल, लंड का उल्लेख मिलता है। जौ, यव और गेहूं प्रमुख फसलें थीं, जबकि चावल का उल्लेख बहुत कम मिलता है। वर्षा पर निर्भर कृषि ही मुख्य आधार थी, इसलिए इंद्र और वरुण जैसे देवताओं की स्तुति प्रचुर वर्षा की कामना से की जाती थी। पशुपालन ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का दूसरा प्रमुख स्तंभ था। गाय को सबसे पवित्र और मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। गाय को अग्न्या, जिसे मारा न जाए, कहा गया। गोपालन केवल दूध और घी के लिए नहीं, बल्कि यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी आवश्यक था। गोवंश समाज में धन और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। युद्धों को भी कई बार गविष्ठी गायों के लिए संघर्ष कहा गया। घोड़े का उपयोग युद्ध और यज्ञ दोनों में होता था। घोड़े की महत्ता इतनी थी कि अश्वमेध यज्ञ में उसकी बलि दी जाती थी। भेड़, बकरी और हाथी भी पालतू जानवरों के रूप में प्रयुक्त होते थे। व्यापार का स्वरूप ऋग्वैदिक काल में प्रारंभिक अवस्था में था। उस समय लेन देन प्रायः वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। अन्न, पशु, वस्त्र और धातु का आदान प्रदान किया जाता था। व्यापार केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं था, बल्कि जनजातियों और दूर दराज के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। पर्ण शब्द का प्रयोग व्यापारियों और सौदों के लिए किया गया है। नदियां परिवहन का प्रमुख साधन थीं और वैदिक जन नदियों के तटों पर बसे हुए थे। सिंधु और सरस्वती जैसे नदियों के किनारे कृषि और व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र थे। धातुकर्म ने वैदिक अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। ऋग्वैदिक काल में तांबे और कांसे का प्रयोग होता था। बाद के वैदिक काल में लौह शस्त्र और हल बनाने के लिए का प्रयोग प्रारंभ हुआ, जिसने कृषि उत्पादन और युद्ध क्षमता दोनों को बढ़ा दिया। धातु का उपयोग केवल औजार और हथियार बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि आभूषण और धार्मिक उपकरणों के निर्माण में भी किया जाता था। धातुकर्म ने समाज की तकनीकी और आर्थिक प्रगति को गति दी। मुद्रा का स्वरूप उस समय स्थायी रूप से विकसित नहीं हुआ था। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, किंतु ऋग्वेद में निष्क और कर्षापन जैसे शब्द मिलते हैं, जो धातु की ढली हुई मुद्राओं या गहनों को सूचित करते हैं। निष्क सोने की ठोस धातु की इकाई थी, जिसे धारण भी किया जाता था और विनिमय के लिए भी प्रयोग किया जाता था। यह मुद्रा प्रणाली का प्रारंभिक रूप था, जो आगे चलकर विकसित हुआ। प्रमुख स्थलों की दृष्टि से वैदिक जनों का जीवन मुख्यतः नदियों और उपजाऊ क्षेत्रों में केंद्रित था। सप्तसिंधु पंजाब का क्षेत्र, सरस्वती घाटी, गंगा यमुना दोअब और मध्य भारत के कुछ भाग वैदिक जनों के निवास और कृषि व्यापार के केंद्र थे। इन स्थलों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि यहाँ कृषि, पशुपालन और धातुकर्म की गतिविधियां प्रमुख थीं। अर्थव्यवस्था और राजनीति का संबंध भी गहरा था। राजा को प्रजा से कर बलि प्राप्त होता था, जो अनाज, पशु या वस्त्र के रूप में दिया जाता था। ये कर व्यवस्था प्रशासन, युद्ध और यज्ञों के लिए उपयोग में लाई जाती थी। इस प्रकार ऋग्वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था कृषि पर आधारित, पशुपालन से समृद्ध, वस्तु विनिमय पर टिकी, धातुकर्म से विकसित और नदी घाटियों में केंद्रित थी। यह व्यवस्था न केवल जीवन निर्वाह का साधन थी, बल्कि समाज की संस्कृति, राजनीति और धर्म की जड़ भी थी।